प्रिय विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र, विषय हिंदी, आपके लिए मैंने पहला वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने आपको समग्र व्याकरण, हिंदी का समग्र व्याकरण आपके लिए मैंने उसका एक चार्ट की तरह एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसका जो शेष जो वर्गीकरण है उसका मैं आज आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो प्रिय बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दें, एकाग्रता बरतें और ये जानें, ये समझें कि आज तक हम हिंदी व्याकरण जो विभिन्न अलग अलग तरह से अलग अलग टॉपिक हम पढ़ते थे, उसका क्रम का हमें पता नहीं होता था कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ाया जा रहा है और किस तरह उसका एक सिस्टम है, एक तरीका है। वो मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था और आज मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यानी कि जो विषय हिंदी व्याकरण है उसका जो व्याकरण वर्गीकरण है, उसको मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। इस व्याकरण वर्गीकरण में आपको मैंने उस दिन इस तरह बताया था, ध्यान दीजिए। देखो, भाषा बताई थी आपको, भाषा यानी कि कक्षा 12वीं के अंतर्गत भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। भाषा, व्याकरण और लिपि एक बिंदु आता है, तो उस बिंदु में भाषा से संबंधित प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है। 100% ये पूछा जाता है प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न में यह पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, अथवा भाषा का किसी एक प्रकार का नाम दे दिया जाता है, उसको ये पूछा जाता है। अथवा यूँ पूछा जा सकता है कि इसका और जो डीपली जब इसका गहराई से जब अध्ययन करते हैं तो इसके भेद और उपभेद के तरीका भी और आगे क्लियर हो जाते हैं। तो देखिए, भाषा अपनी क्या है, जैसे आपको मैंने उस दिन भी बता दिया था, ये आपकी भाषा, हमारी भाषा हिंदी है। इसके अलावा हम संस्कृत है, इसके अलावा अंग्रेजी है, आदि हम पढ़ते हैं। और विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएँ होती हैं। विश्व में लगभग 3000 से अधिक भाषाएं हैं। तो अब इसमें भी मैंने आपको बताया था, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के परिवार का नाम क्या है, भारोपीय परिवार है। और आपको ये 12वीं के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन्हें आपको फिर दोबारा से रिवाइज करके चल रहा हूँ। आपको ये पता भी होनी चाहिए कि हिंदी की लिपि का कौन सी है, देवनागरी लिपि। ये आपको मैं पूर्व में बता चुका हूँ, देवनागरी लिपि। यूँ तो अपनी संस्कृत जो भाषा है उसकी भी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है, गुजराती है उसका भी नाम देवनागरी लिपि है। आगे आप ध्यान दीजिए, किसी भी जो भाषा होती है उसका जो रूप है पढ़ने में जो हम समझते हैं वो क्या आता है कि वो वर्णमाला से चलता है। तो अब हम यहाँ यूँ कह सकते हैं कि जैसे हिंदी की वर्णमाला क्या है, जैसे आप यहाँ बता सकते हैं स्वर से लेकर के, यानी कि आ और से लेकर के और जितने भी वर्ण हैं अपने जहाँ तक, प्लस इसके अलावा जो अन्य जो गृहीत वर्ण जो अब वर्तमान में नए वर्ण गृहीत कर लिए गए हैं, उन तक का जो समूह है, वर्णों का जो समूह है, वह वर्णमाला कहलाता है। तो बच्चों, मैं आपके लिए इस क्रम के माध्यम से मेरा मकसद इसको बताना यह है कि जब आप हिंदी पढ़ने लगोगे तो हिंदी विषय पढ़ने के लिए हम डायरेक्ट किताब उठा लेते हैं, डायरेक्ट टॉपिक उठा लेते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि डायरेक्ट किताब उठा करके पढ़ाने से और डायरेक्ट किसी टॉपिक को पढ़ाने से हमारी समझ में ये आज तक भी नहीं आ पाता है कि कौन सा टॉपिक हम कहाँ से कैसे पढ़ें। तो आप ये ध्यान दीजिए बच्चों, हिंदी भाषा का वर्णमाला क्रम जो है आपको मैंने वर्ण से और अक्षर यहाँ से मैंने आपको बताया था।
वर्ण से और वर्ण या अक्षर ये मैंने आपको बताया था, इनके प्रकार भी मैंने आपको उस दिन समझा दिए थे। इसके अगले क्रम में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि शब्द और पद के प्रकार मैंने आपको बताए थे, शब्द और पद के प्रकार आपको मैंने बताए थे। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, आपसे ये पूछा जाए कि बेटा शब्द किसे कहते हैं तो तुरंत ही दूसरा प्रश्न यह तैयार कर दिया जाए कि पद किसे कहते हैं, तो तुरंत आप कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या बताएं कि पद क्या है और शब्द क्या है। शब्द कोई पद कहते हैं, पद कोई शब्द कहते हैं, लेकिन इस कहने में थोड़ा सा अंतर है, इसको आपको समझना होगा। कितना अंतर है इसमें? जितना कि वर्ण और अक्षर को समझने में अंतर है, उतना ही शब्द और पद में अंतर है। ये मैं इससे पहली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। देख लीजिए बेटा, आप पुनः समझ लीजिए। दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके सार्थक और व्यवस्थित क्रम को हम शब्द कहते हैं। उसी तरह से पद किसे कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं उनको हम पद कहते हैं। इसके जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार हमने आपको उस दिन बता दिए थे। बच्चों आप ध्यान दें, हिंदी हम जब पढ़ते हैं तो उसके 5 प्रकार मैंने आपको उस दिन यूँ बता दिए थे। आपको पुनः एक बार फिर मैं नज़रअंदाज करा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य हैं, अर्थ की दृष्टि से अभी आप यूँ नहीं समझ पाते होंगे कि सर वाचक लक्षक व्यंजक शब्द हैं, ये किस तरह के शब्द होते हैं। आप शब्द शक्ति पढ़ते हैं 12th में, शब्द शक्ति जो बिंदु है, शब्द शक्ति जो बिंदु है आपका, ये 2 नंबर का आता है, 2 अंक का आता है। और इस शब्द शक्ति में अर्थ वाले शब्द आते हैं आपके वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 तरह के शब्द आपके आते हैं। बेटा आप लोग जब ये नहीं समझ पाते कि वाचक शब्द क्या होता है, लक्षक क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, और डायरेक्ट आपको सर पढ़ाते हैं कि शब्द शक्ति पढ़िए, अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो हम शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं, तो वो किस तरह के शब्द होते हैं? वे अर्थ वाले शब्द होते हैं। अर्थ वाले शब्द कितने प्रकार के हो गए? वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। इसके अलावा इसके अन्य प्रकार और हैं जो मैंने आपको पूर्व वीडियो में मैंने समझा दिए थे, लेकिन संकेत ही इनका किया गया है। बाकी कि आप इनको हिंदी के अंतर्गत आप इन शब्दों को ऑलरेडी पहले से पढ़ते हैं और जानते हैं। अब आपको जो मैं पुनः रिवाइज दोबारा इसलिए करा रहा हूँ कि आपको पूर्व में ये बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। कठिन तो यह है कि आपको 2 वीडियोज़ में कंप्लीट व्याकरण याद हो रही है, 2 वीडियो में आपकी कंप्लीट व्याकरण जो तैयार हो रही है। आपको ये पता लग रहा है कि आप यहाँ से आगे कितनी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। 9वीं से आप पढ़ रहे हैं, इस समय आप 12th में, 11th में या 10th में। लेकिन इसके अलावा प्रतियोगी जो परीक्षाएँ होती हैं, उन परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसमें से ढेर सारे प्रश्न बन के आते हैं। इसके अलावा आप जो व्यावहारिक व्याकरण पढ़ते हैं वो कोई और शेष नहीं रह जाती। देखो बेटा यहाँ ध्यान दें, अर्थ की दृष्टि से बता दिए आपको। बेटा रचना की दृष्टि से, अब आप रचना की दृष्टि से जो शब्द हैं वो आपको मैंने बताए थे। आप शब्दों को भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कैसे होते हैं और योग रूढ़ कैसे होते हैं। अब आप यूँ सोच रहे होंगे सर ये शब्द हमने पहली बार सुन रहे हैं, आप जो बता रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सर ने हमेशा जब पढ़ाया होगा तो ये शब्द आपको इंडिकेट किए होंगे। और यहाँ पर भी मैं आपको उन्हीं बातों को आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनके जो प्रकार हैं, जैसे आपको रूढ़ शब्द हैं आपके, यौगिक शब्द हैं आपके और योग रूढ़ शब्द हैं आपके। ये 3 तरह के शब्द होते हैं। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरागत तरीका से चले आ रहे हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द जो परंपरा से चले आ रहे जो शब्द हैं, ऐसे दोनों शब्दों से मिलकर के बनते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक का मतलब क्या होता है? योग धन एक। योग का मतलब क्या हुआ? जुड़ना। जुड़ने का मतलब क्या हो गया कि 2 रूढ़ शब्द जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। अब बेटा योग रूढ़ का मतलब क्या हो गया कि एक तो रूढ़ शब्द आ गया और एक यौगिक शब्द आ गया। जब 2 शब्द ऐसे, एक परंपरागत शब्द आ गया, एक यौगिक शब्द आ गया, जब ये दोनों शब्द मिल जाते हैं तो तीसरा अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं।
तीसरा अर्थ देने वाला शब्द बनाते हैं, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? जैसे दशानन का मतलब क्या हुआ? 10 क्या शब्द है? एक आपका रूढ़ शब्द हो गया, और दशानन शब्द क्या हो गया? योग रूढ़ कैसे हो गया दशानन? क्यों हो गया दशानन? क्योंकि इसका अर्थ 10 और आनंद, ये दोनों शब्दों से हटकर के अलग अर्थ क्या है, यानी कि रावण इसका अलग अर्थ दिया जाता है। इसलिए ये आपके रचना की दृष्टि से शब्द हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% इनमें से सब आता है, आपका 100% आता है। और आपको हिंदी में पढ़ने के लिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, हिंदी में पढ़ने के लिए इन शब्दों के बिना आप ना तो गद्य भाग पढ़ सकते ना पद्य भाग पढ़ सकते। ये शब्द आपको जानने अति आवश्यक हैं, और सर से ये पूछने भी अति आवश्यक होते हैं कि सर आप इन शब्दों को बताइए। हिंदी का मतलब ये नहीं है किताब को उठाया पढ़ाते हम चले गए, ऐसा नहीं होता है। एक एक शब्द की व्याख्या उसमें उसी तरह से की जाती है जैसे संस्कृत के शब्दों में होती है अथवा अन्य भाषाओं के शब्दों की होती है। हिंदी में आपको एक एक्स्ट्रा वर्णन मैं आप पर नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको एक क्रम बता के चल रहा हूँ। अर्थ की दृष्टि वाले शब्द ये हो गए, रचना की दृष्टि वाले ये हो गए। रचना, अब आपके उत्पत्ति वाले शब्द बच्चों ध्यान दीजिए। उत्पत्ति वाले जो शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं, आपको ये ध्यान देना होगा। बेटा आप जानते हैं तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये आप भली भांति जानते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, बेटा आप देशज शब्द और विदेशज, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, ये 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, तत् से सम शब्द क्या होते हैं? बेटा आपको ये समझना होगा कि हिंदी जो भाषा है अपनी, हिंदी भाषा हमारी हजारों साल पुरानी नहीं है, ये कुछ वर्षों पुरानी भाषा है। हिंदी का जो विकास मिलता है, हिंदी का जो बोल चाल का जो स्वरूप मिलता है, तो ये टॉपिक आपका थोड़ा अलग हट जाता है। हिंदी का उद्भव और विकास एक बिंदु आता है हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वहाँ इसका क्रम हमें पढ़ने को मिलता है। बाकी के हमारे हजारों वर्ष पूर्व की भाषा तो हमारी संस्कृत रही है, वैदिक संस्कृत रही है। इसके बाद में संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप, थोड़ा सरल रूप, वो प्राकृत रूप आया है। प्राकृत संस्कृत आई है, उसके बाद में उसका एक पाली रूप आया है, थोड़ा उसका और सरल रूप आया है। पाली भाषा से थोड़ा उसका अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप आया है। और पाली भाषा से जो बिगड़ा हुआ रूप, जो अपभ्रंश आया है, उसके पश्चात में हिंदी भाषा हमें बोलने के लिए हमारे व्यवहार में आई, और उसका लिखित वर्णन हम जो यहाँ पर इस तरह से आज हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं। शब्द से ये आप समझ जाइए, तत् माने होता है वह है, और सम माने होता है समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे दूध शब्द क्या है? दूध संस्कृत में आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? संस्कृत में दूध नहीं आता है, दुग्ध शब्द आता है। तो दुग्ध शब्द यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों के समान होते हैं उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तत्सम शब्दों से देखो यहाँ ध्यान दें, तद माने भी क्या है? वह, और तत् माने भी क्या है? वह। संधि की दृष्टि से यहाँ ता आया है, यहाँ दा हो गया है। यदि इसको ता पढ़ते हैं तब भी आपका कोई गलत नहीं है। तत् और भव का अर्थ क्या होता है? पैदा होना। भव का अर्थ क्या होता है? पैदा होना, यानी कि संस्कृत के शब्दों से पैदा होने वाले शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे तत्सम शब्द दूध, तत्सम शब्द हमारा दुग्ध आया है तो तद्भव उसका दूध हो जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो मैं सबसे आपको प्रमुख जो बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा था, वो ये बताने जा रहा था बच्चों, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं में आप शब्द और पद पढ़ते हैं, लेकिन आपकी 12वीं क्लास में पद परिचय, 12वीं क्लास में पद परिचय बिंदु आता है, यह 2 नंबर का आता है पद परिचय। आप पद परिचय बिंदु बहुत भली भांति अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा, आपको ये जानना होगा कि पद परिचय जो बिंदु है आपका, तो ये रूप परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने उस दिन भी बता दिया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द का मतलब क्या है? अव्यय शब्द को हम अविकारी कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं?
जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल इनका परिवर्तन होता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। ये परिवर्तनशील शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब क्या होता है? जिनमें विकार का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। जिनमें विकार नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम अव्यय कहते हैं। इन्हीं शब्दों का हम बेटे ये 4 तरह के तो विकारी हो गए और 4 तरह के आपके अविकारी हो गए। इनका जब हम इतना बड़ा वर्णन जब हम पढ़ते हैं और नंबर हमारे आते हैं, 2 नंबर का टॉपिक आता है पद परिचय, तो पद परिचय विकारी शब्द का अविकारी शब्द का ही पूछा जाता है। ये 2 नंबर का आता है। तो इसको जब आप अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, अलग से आपको वीडियो डाली जाएंगी, वो क्लास वाइज वीडियो होंगी आपकी। 10th की अलग होगी, 12th की अलग होगी। इस समय मैं आपको 9वीं से 10वीं तक के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक के बच्चों के हिसाब के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना जा रहा हूं कि ये आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। और इतना नहीं है बच्चों, इसको आपको रिटेन कर लेना है, इसको अच्छी तरह आपको अपने बुक में सेट कर लेना है, नोट्स तैयार कर लेना है इसका। तो आप एक क्रम इसको समझ लेना है, आपको ये ध्यान रखना होगा। आप ये विकारी और अविकारी कैसे पढ़ते हैं, आपको सर भी पढ़ाते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यूँ कह देते हैं सीधे सीधे विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते हैं। अब आप ये जवाब दे देंगे आराम से, मुझे विश्वास है, या जान गए होंगे कि अब आपसे अगर कोई ये पूछेगा कि शब्द और पद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब ये देंगे कि शब्द और पद हमारे 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि वाले शब्द होते हैं, रचना की दृष्टि वाले होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, और रूप परिवर्तन वाले शब्द होते हैं। और 5वां जो प्रकार होता है इसका, वह के ध्वनि के आधार पर शब्द होते हैं। ध्वनि के आधार पर ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक शब्द होते हैं। तो ये ध्वनि के आधार पर वाले जो शब्द होते हैं, ये 5वां प्रकार होता है। ये ध्वनि के आधार पर ये शब्द होते हैं। ये तो अब आपको एक तो दिमाग से ये प्रश्न निकल गया। अभी तक आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अब आप जान चुके हैं और तुरंत आप उत्तर दे देंगे कि शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात आप ये भी जान गए होंगे कि पद किसे कहते हैं, पद कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे कि वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं उनको हम पद कहते हैं। आगे आपको मैं, और इसके अलावा ये इतना मैं आपको उस दिन बता चुका था, इससे आगे मैं आपको इसी तरह से मैं आपको संकेत करके डालना चाह रहा हूँ। ध्यान दे लें बेटा, व्याकरण, वर्गीकरण, भाषा, वर्णमाला, शब्द और पद। अब आप एक बात ध्यान से समझिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई बेटा, बताइए? वर्ण हो गई। भाषा की वर्ण से बड़ी इकाई क्या होती है? शब्द। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? आप तुरंत जवाब दे देंगे। क्यों दे देंगे? कि आपको ये पता लग गया कि वर्ण से बड़ा शब्द और सबसे बड़ा वाक्य, यानी कि विभिन्न प्रकार के वाक्य मिलकर के क्या बनाते हैं आपकी। करेक्ट, आपका उत्तर जाएगा। तुरंत आप जवाब दे देते हैं कि विभिन्न प्रकार के वाक्य, कई प्रकार के वाक्य मिलकर के क्या बनाते हैं? भाषा बनाते हैं। और ये आपका एक सर्किल क्रम बन गया है, आपका एक क्रम बन गया। इस पैटर्न को आपने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें होंगी जो आज आपको इस तरह एक जगह कंप्लीट जो व्याकरण, जो किसी भी बहुत बड़े कंपटीशन में आती है, प्रतियोगी परीक्षा में आती है, स्कूल एग्जाम में आती है, वो आपको 1-2 वीडियोस में आपने कंप्लीट व्याकरण का एक बिंदु आपने समझ लिया। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आगे का टॉपिक, बड़ी इकाई वाला, शब्द और पद से बड़ी इकाई का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान दीजिए, ये प्रत्येक टॉपिक आपको अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है, अलग अलग तरह से पढ़ाया जाता है। वर्ण और अक्षर के मैंने आपको एक संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको कराया था, संक्षिप्त वर्णन मैंने आपको कराया है वर्ण और अक्षर का। देखिए कैसे कराया है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो वर्णमाला इस तरह से है, लेकिन वर्तमान में कुछ गृहीत वर्ण भी हिंदी में आ गए हैं। गृहीत वर्ण आ गए हैं। गृहीत का मतलब क्या है? जो विदेशी भाषा के, अन्य भाषा के संपर्क से हिंदी में नए शब्द आए हैं, तो उनको नए वर्ण मान लिया गया है। क्यों? हिंदी में उनका प्रयोग होने लग गया, तो उनको गृहीत वर्ण माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों आप ध्यान दें,
यानी कि आपने इस तरह से क्रम पढ़ा। आपने देखो भाषा का क्रम आपने पढ़ा, भाषा के बाद में आपने वर्णमाला को आपने पढ़ा, वर्णमाला में आपने भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई, सबसे छोटी इकाई क्या हुई बताइए, सबसे छोटी इकाई क्या हुई, वर्ण। वर्ण, वर्ण से बड़ी इकाई क्या हुई आपकी शब्द, और शब्द से बड़ी इकाई क्या होगी आपकी वाक्य। तो अब आपको इस तरह का एक कंप्लीट व्याकरण का एक अनुभव आपको यहाँ मिल रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा, समझ में आप जानते चले आ रहे होंगे। तो ध्यान दीजिए वाक्य, यानी कि अब मैं आपको इस तरह से यहाँ वाक्य टॉपिक आपको यहाँ डाल रहा हूँ वाक्य। अब आप समझ जाइए यहाँ पर इसकी वाक्य की पहली बात तो आप यहाँ परिभाषा को आप समझ जाइए। तो वाक्य की परिभाषा जब हम आप यहाँ समझेंगे तो आप कैसे समझ जाएंगे कि बेटा देखो जैसे शब्द की परिभाषा आपने समझी है वैसे ही आप वाक्य की परिभाषा समझ जाएंगे। शब्द की आपने परिभाषा किस तरह समझी थी कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित मेल को आपने क्या कहा था, शब्द कहा था, दो या दो से अधिक वर्णों का। और ऐसे ही आप वाक्य की क्या परिभाषा बता दोगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन को आप क्या कह देंगे, हैं वाक्य कह देंगे। और वाक्य कह देंगे। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं बेटा, 3। आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो आपने अब तक ये पढ़े हैं तो आप डायरेक्ट उत्तर क्या देंगे, 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं वो अपने आपके माइंड में है, वो आप समझ रहे हैं आप क्या उत्तर देंगे। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा में, स्कूल परीक्षा में एक बार आप जो जवाब दे रहे हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, हाँ बिल्कुल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको किस तरह से समझना है, आपको ये वाक्य किस तरह क्लियर कर लेने हैं वो मैं आपको अभी यहाँ देखो बताने जा रहा हूँ। वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं और आपके माइंड में क्या भूल हो सकती है या नहीं हो सकती है, अथवा आप बहुत समझदार हैं, आपने कहीं से पढ़ भी लिया होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो टीचर का काम आपको बताने का होता है। देखो बेटा वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, एक तो होता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि पर। एक होता है दूसरा रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। एक क्या होता है तीसरा, बताइए कौन सा होता है? सोच रहे होंगे आप लोग कि सर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर। और तीसरा होता है क्रिया की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से। अभी मैं आपको यहाँ समग्र व्याकरण, इसके अलावा आपका कोई भी व्याकरण का बिंदु ऐसा नहीं बचता है। आप ये सोच रहेंगे सर संधि और समास हमारे बिंदु कहाँ चले गए, कहाँ रह गए? बेटा संधि और समास ये आपके वर्ण विचार बिंदु के अंतर्गत आते हैं, ये वर्ण विचार में पढ़ते हैं इनको हम। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपको वाक्य जो बताया जा रहा है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आप समझ गए प्रश्न, अब यहाँ से आपके दिमाग में और बनने लग जाएंगे तुरंत ही। ऐसे प्रश्न आपको कई बड़ी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं और आप ये जान भी रहे होंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, और रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, ये आप यहाँ अभी समझ रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य। बेटा अर्थ के आधार पर वाक्य ये हमारे CBSE सिलेबस के अंतर्गत पूछे जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होता है CBSE, हम जो पढ़ते हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पढ़ते हैं RBSE। तो ये CBSE के अंतर्गत ये आता है और RBSE में हम ये पढ़ते हैं। तो 12th वाले बच्चे आप ध्यान दें, 12th वाले बच्चे आप यहाँ ध्यान दें, 11th वाले भी आप यहाँ ध्यान दें कि रचना की दृष्टि से वाक्य हम यहाँ पढ़ते हैं। आप ये मत समझना कि 9वीं 10वीं वाले ध्यान क्यों नहीं दें। भाई आप लोग भाषा हिंदी पढ़ोगे तो ध्यान तो आप सबको ही देना है कि इन समस्त प्रकार के वाक्यों से मिलकर के क्या बनती है आपकी भाषा हिंदी बनती है। हिंदी के वाक्य तो पढ़ रहे हैं हम, हिंदी के वाक्य पढ़ रहे हैं, तो इन समस्त प्रकार के वाक्यों से मिलकर के हिंदी की भाषा बनती है। जब भी आप गद्य पढ़ेंगे, गद्य में कोई निबंध पढ़ेंगे, कोई कहानी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको अर्थ वाले वाक्य आते हैं, उसमें रचना वाले वाक्य आते हैं, उसमें क्रिया वाले वाक्य आते हैं। ये आपको समझना होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अर्थ वाले जो वाक्य होते हैं ये 8 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार कौन से होते हैं इसके? विधानार्थक वाक्य क्या होता है? विधानार्थक।
विधानार्थक का मतलब क्या होता है? विधान, जो निश्चित सरल अर्थ का बोध कराते हैं, विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है आप समझ रहे होंगे, प्रश्नात्मक वाक्य। बहुत सरल तरीका के वाक्य होते हैं जिनके अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है या कोई बात पूछी जाती है, वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा क्या होता है? निषेध। निषेध का मतलब क्या हो? नकारात्मक। नकारात्मक मना करने का वाक्य जहाँ आता है, निषेध का जहाँ आता है, उसको निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। चौथा क्या होता है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब क्या होता है? आज्ञार्थक, जिसको आज्ञा प्रदान की जाती है उसको आज्ञार्थक कहते हैं। पांचवा क्या होता है? संकेत। संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य होता है, संकेत का अर्थ किया जाता है कि भाई इस बालक को यहाँ बुलाओ, तो संकेतवाचक होता है। एक इच्छार्थक होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है। आदि इस तरह थोड़ा ध्यान दें, आपके सिलेबस से बाहर का टॉपिक है लेकिन जानना आपको बहुत आवश्यक है। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, आपको यहाँ समझ लें। लेकिन अहम बात यह है कि आपके अनसीन जो आते हैं उनमें कभी 9th 10th 11th 12th में इस तरह का प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता था कि एक जो अनसीन गद्यांश आता था उसमें से एक सेंटेंस दे दी जाती थी और आपसे ये पूछा जाता था कि इस वाक्य में कौन सा वाक्य है, बताइए आप। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में रचना वाले ही वाक्य आते थे और रचना वाले ही निर्धारित हैं, तो आपको रचना वाले वाक्य ही आपको बताने होंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, रचना वाले वाक्य हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ वाले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और क्रिया वाले वाक्य कितने होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि वाले वाक्य कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिए बेटा। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होता है। दूसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। तीसरे कौन से हैं आपके? ये संयुक्त वाक्य, संयुक्त। अभी आपको यहाँ जो हम बता के चल रहे हैं संयुक्त वाक्य, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सर हम वाक्य के प्रकार तो पढ़ते चले जा रहे हैं। आपको यहाँ मैंने बता दिया कि जो सरल अर्थ का विधान, निश्चित अर्थ का बोध कराता है वह साधारण वाक्य कहलाता है। जहाँ प्रश्न होने का, कोई बात पूछे जाने का भाव व्यक्त करने वाली जो वाक्य रचना होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य रचना में निषेध का या मना करने का अर्थ पाया जाता है, बेटे अर्थ वाले तो वाक्य हैं, अर्थ पाया जाता है उसको निषेध वाले वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा का हमें आज्ञार्थक मिलती है, आज्ञा मिलती है कि तुम यहाँ से जाओ, भाग जाओ, उसको आज्ञा वाले, अर्थ वाले वाक्य कहते हैं। संकेत का यहाँ बोध किया जाता है। इच्छार्थक, इच्छा व्यक्त करने का यहाँ भाव व्यक्त किया जाता है। 5, 6, 7, 8 इस तरह के ये आपके 8 प्रकार के यहाँ ये वाक्य होते हैं। बच्चों अब इसी तरह से आपको यहाँ समझाने के लिए दूसरा बिंदु आता है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको ये 3 प्रकार के वाक्य समझने के लिए पहले मैं एक बार पुनः आपसे रिपीट कर रहा हूँ, पुनः आपको दोहरा रहा हूँ। मैं आपको ये बार बार इसलिए समझा रहा हूँ बच्चों आपको ध्यान समझ लेना है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं हम? भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई आपकी? वाक्य हो गई। एक तो आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए भाई, आप कभी नहीं भूलेंगे वाक्य की परिभाषा, नहीं आप पूछते ही पढ़ेंगे, ये इधर उधर ध्यान रखेंगे, बार बार आप भूल जाएंगे कि वाक्य की क्या परिभाषा है, अथवा बताएंगे तो उसमें आपको कई बार दिक्कत भी आएगी, आप कई बार गलत भी बताते चले जाते हैं। तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, जो आपको मैं यहाँ क्लियर करके चल रहा हूँ। तो आपके दिमाग में अभी भी ये जिज्ञासा बन गई कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई को हम वाक्य कहते हैं, तो एक एक्चुअल वास्तव में इसकी परिभाषा क्या हुई? तो पहली परिभाषा तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई? वाक्य हो गई। दूसरी परिभाषा यहाँ आप बता दीजिए, 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। बच्चों देखो, ये एक आपकी एक परिभाषा बनी आपकी।
और भी आपको मैं अपने ही शब्दों से मैं आपको और ये बता देता हूँ कि देखो बेटा वाक्य क्या हो गया, ये परिभाषा हो गई आपकी वाक्य की। इसी तरह आपको वर्णमाला वर्ण शब्द इनकी परिभाषा पूर्व में आपको बताई गई हैं। तो यहाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वाक्य की परिभाषा आपकी समझ में आ जानी चाहिए। पहली परिभाषा आपकी हो गई भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई आपकी, वाक्य हो गई आपकी। एक तो ये परिभाषा हो गई आपकी, दूसरे नंबर पर ये हो गई, और तीसरे नंबर पर क्या ये हो गई भाई, वाक्य क्या होगा, देखो वक्ता कौन हो गया, वक्ता बोलने वाला हो गया। वक्ता जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, वक्ता के आशय को स्पष्ट करने के लिए की गई शब्द रचना को वाक्य कहते हैं। बच्चों आप यहाँ ध्यान दें, जो आपका ये टॉपिक चल रहा है आपके दिमाग में सभी बातें फीड होनी चाहिए, समझ में आना ज़रूरी है। क्यों, हिंदी के अंतर्गत आप वर्ण शब्द और वाक्य ये आप हर बार पढ़ते हैं, सर आपको हर बार बताते हैं, और आपको सारे शब्दों का ज्ञान भी आपको इस तरह होना चाहिए कि ये किस तरह का शब्द है। शब्द शक्ति आप पढ़ते हैं, इस क्रम से आप विभिन्न टॉपिक आप पढ़ते हैं, उन सब का एक क्रम मैंने आपको यहाँ बताया है, और आज इस क्रम को मैं इस तरह आपको पूरा करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, कोई भी व्याकरण का बिंदु जब आप जहाँ से भी उठाओगे तो वो स्टार्च के अंतर्गत से निकल के आता है। रचना की दृष्टि से वाक्य पर आप आ गए बेटा। अब जब आप ये समझ गए, ये पहली परिभाषा जान गए, दूसरी जान गए, तीसरी जान गए, तो बेटा अब इसे तरह से वाक्य यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी बात आप यहाँ समझ लीजिए। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ वाले वाक्य ये आपके CBSE सिलेबस में आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको व्यवहारिक तरीका से जो थे मैंने आपको यहाँ लगभग मौखिक तरह से आपको बता दिया है। यहाँ भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए। देखिए साधारण वाक्य क्या होते हैं, वे वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ एक कर्ता और एक जहाँ उद्देश्य और विधेय का होना पाया जाता है, अर्थात उद्देश्य और विधेय का होना पाया जाता है। इससे आपका यहाँ टॉपिक और बढ़ जाता है। लेकिन आपको साधारण वाक्य की परिभाषा कैसे कर लेनी है सीधी, कि वे जो वाक्य अपना अर्थ स्वतंत्र तरीका से व्यक्त कर देते हैं, अपना पूरा अर्थ व्यक्त कर देते हैं, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब ऐसा शब्दों का ऐसा व्यवस्थित क्रम जो अपना अर्थ पूरा स्पष्ट कर देता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। ऐसा शब्दों का क्रम जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए, जैसे अध्यापक हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कहने से साधारण वाक्य आपका बन गया। कोई छात्र विद्यालय में कबड्डी खेल रहे हैं, साधारण वाक्य आपका बन गया। कोई भी जो वाक्य होता है अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता है, उस तरह की रचना को हम यहाँ पर साधारण वाक्य कहते हैं। बच्चों आप ध्यान दिए। दूसरा होता है मिश्र। मिश्र का मतलब क्या होता है, मिला होना। मिश्र का मतलब मिला होना, यानी कि जब किसी वाक्य रचना में दो इस तरह के वाक्य मिल जाएं, तो दो इस तरह के वाक्य मिल जाएं, मिश्र का मतलब मिलना होता है। जब 2 वाक्य मिल जाएं, यानी कि पहला वाक्य का जो अर्थ है वह दूसरे वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता हो, पहले वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो। यानी कि पहला जो वाक्य आएगा वो जैसे प्रधान उपवाक्य आएगा, प्रधान उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, वे वाक्यांश होते हैं जो अपना पूरा अर्थ नहीं कर पाते हैं। यानी मिश्र वाक्य में क्या आएगा कि पहला जो वाक्य आएगा यानी उपवाक्य, पहला जो वाक्य आएगा ना वो उपवाक्य क्यों कहलाएगा, क्योंकि वह पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उपवाक्य कहला रहा है। यदि वह पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता तो वह वाक्य कहलाता। तो पहला जो उपवाक्य आएगा वह इस तरह आएगा जो पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, और पहला जो उपवाक्य पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है लेकिन संयोजक से
संयोजक से या जोड़क शब्द से जुड़ करके दूसरा जो उपवाक्य आएगा जिसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। तो दूसरे उपवाक्य से वह जुड़ा रहता है, उस पर आश्रित रहता है। पहला उपवाक्य दूसरे उपवाक्य से जुड़ करके अर्थ व्यक्त करता है, उसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। पहला उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य होता है वह अपना पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उस तरह वाक्य रचना को मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे आप समझ लीजिए, उदाहरण यहाँ समझ लीजिए, जैसे उसने कहा कि तुम घर जाओ। एक बात ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझ लीजिए, उसने कहा ये आपका संयोजक आ गया, उसने कहा, लेकिन तुरंत ही हम क्या बेटा ये पूरा अर्थ क्या दे रहा है ये वाक्य, उसने कहा नहीं दे रहा ना, पूरा अर्थ क्यों नहीं दे रहा है कि आप समझ रहे हो उसने क्या कहा, देखो उत्तर मिल रहा है यहाँ पर। यानी कि ऐसा उपवाक्य जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। बच्चों ध्यान दें, यदि उपवाक्य यहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता तो क्या कहलाता वह साधारण वाक्य। यानी कि वे वाक्य जो अपना पूरा अर्थ स्पष्ट कर देता तो वह क्या कहलाता वह कहलाता साधारण वाक्य। तो यहाँ पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है, तो ये पूरा अर्थ अपना स्पष्ट कहाँ से कर रहा है, दूसरे उपवाक्य से कर रहा है, यानी कि ये इस पर आश्रित है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य हो गया। इस तरह आप हिंदी में विविध चैप्टर जो आपके आते हैं, गद्य का विविध टॉपिक आते हैं, निबंध आते हैं, कहानी आती हैं, उनमें आप इस तरह के अर्थ वाले वाक्य आप पढ़ते हैं, रचना वाले वाक्य पढ़ते हैं, आप इस तरह आप वहाँ पढ़ते चले आते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा जो संयुक्त वाक्य है, मैं आपको यहाँ एक संकेत करने जा रहा हूँ, ध्यान दें आप कि की संयोजक अथवा कॉमा जैसे जहाँ लग जाता है, या जैसे आपको जो जैसे जिसका ये जो लग जाता, जो जैसे जिसका ये जो लग जाते हैं जोड़क शब्द, वे आपके मिश्र वाक्य के संकेत करते हैं, मिश्र वाक्य की पहचान बनाते हैं। तो ऐसा करने से आपको ये बिल्कुल तुरंत समझ में आ जाता है कि सर जहाँ भी की लगेगा, जहाँ भी ये कॉमा अल्पविराम जो लग रहा है ना, कॉमा, ये की का ही अर्थ देता है, ये जोड़क शब्द है जो की का ही अर्थ देता है। तो ये जहाँ लग जाते हैं उसको क्या कह देते हैं, मिश्र वाक्य कह देते हैं। ये पहचान के तौर से बताया जाता है, इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक मेथड है, इसका एक तरीका है जो आपको यहाँ मैंने ये क्लियर किया है। और संयुक्त का मतलब क्या है, अब यहाँ ध्यान दें तुरंत बेटा, संयुक्त का मतलब क्या हो गया, संयुक्त का मतलब वही जोड़ना हो गया, मिश्र का मतलब क्या हो गया, मिलना हो गया। तो ये तो मिल गए, और अब इसमें क्या जुड़ेंगे कि अब यहाँ देखो सीधी सी बात है कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जुड़ जाएं। संयुक्त वाक्य में क्या आ जाएगा कि दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, ये दो या दो से अधिक, यानी कि साधारण वाक्य जुड़ जाएं, साधारण वाक्य प्लस संयोजक आएगा। संयोजक कौन सा आएगा, संयोजक यानी की, कॉमा, जो, जिसे, इनको छोड़ करके आएगा। अब जैसे संयोजक क्या आ गया, और आ गया, तथा, लेकिन संयोजक में क्या आता है, जैसे और है, तथा है, लेकिन, या, अथवा, यानी कि जिन वाक्यों में अथवा, या, और, तथा, लेकिन ये संयोजक आ जाते हैं तो वह आपका संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य कहलाता है साधारण वाक्य प्लस संयोजक प्लस फिर क्या आ गया यहाँ, साधारण वाक्य आ गया। तो अब आपकी समझ में क्या आ गया कि जिस वाक्य रचना में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य संयोजक से जुड़े होते हैं उसको क्या कहेंगे आप, संयुक्त वाक्य कहेंगे। जिस वाक्य रचना में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, एक साधारण वाक्य हो गया, दूसरा ये हो गया, और किससे, संयोजक से ये जुड़ रहा है। संयोजक जैसे क्या होते हैं आपने पढ़ लिए, कनेक्टिव जो आपने पढ़ लिए, अथवा, या, और, तथा, लेकिन, यदि, ना तो, फिर भी, या तो आदि, जो ये इस तरह संयोजक जो आप पढ़ते हैं, इनसे साधारण वाक्य अगर जुड़ते हैं तो उसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों एक बार कुछ संकेत में ही आप यहाँ समझ जाएं साधारण वाक्य क्या होता है। यानी कि स्वतंत्र अर्थ का बोध कराने वाली जो वाक्य रचना होती है, शब्द रचना होती है, उसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं आदि। मिश्र वाक्य का अर्थ क्या होता है, मिला होना, यानी कि
जिस वाक्य रचना में पहला उपवाक्य अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। आप ये जान गए। पहला उपवाक्य उदाहरण भी दे दिया मैंने, उसने कहा, यानी कि उसने कहा, यहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं, उसने कहा, तो ये अर्थ अपना पूरा व्यक्त नहीं कर पा रहा है, पूरा अर्थ अपना व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसको यहाँ तक पढ़ लेते हैं तो तुरंत इसका अर्थ आ जाता है। यानी कि ऐसा हमें यहाँ प्रतीत हो जाता है कि इसका कहना, इसका इस वाक्य का मतलब, इसका अर्थ यहाँ पूरा होता है। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य संयोजक से जुड़ जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस तरह आपको ये रचना वाले वाक्य आपको मैंने यहाँ कंप्लीट किए हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, आपकी कंप्लीट व्याकरण का चार्ट यहाँ कंप्लीट होने जा रहा है। पूरा वर्गीकरण आपको यहाँ पूरा होने जा रहा है। भाषा, वर्णमाला, वर्ण, शब्द और शब्द के बाद में वाक्य आपके कंप्लीट होने के लिए जा रहे हैं। तो आपको यह समझ लेना है कि ये इस तरह से आपका कंप्लीट किया जा रहा है। ये आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अब यहाँ आपके आगे जो टॉपिक है वो क्रिया की दृष्टि से क्या पढ़ रहे हो आप बताइए? क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? वाक्य पढ़ रहे हैं ना? तो वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। क्या जवाब देते हैं? 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? मैंने बहुत बार कक्षा में जब ये प्रश्न पूछा है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो सीधे जवाब देते हैं 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, क्योंकि यही पढ़ते आए हैं आप शुरू से ही। आपको जवाब क्या देना है? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? अर्थ के आधार पर होते हैं, रचना के और क्रिया के आधार पर होते हैं। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए भाई अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आपने जवाब ये देना होगा। अब मुझे आप ये बता दीजिए, आप 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो आप 9वीं से क्रिया की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आप तुरंत सख्ते में पढ़ जाएंगे, आप सोच में पढ़ जाएंगे कि सर ने ये कहाँ से ये प्रश्न पूछ लिया। क्रिया की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताइए आप लोग? बिल्कुल आपको सर ने सबने बताया होगा, आपने पढ़ा भी होगा और मैं यहाँ यही बताने आपको जा रहा हूँ। इस तरह आपका कंप्लीट जो व्याकरण है बच्चों, आपको ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखना होगा, एक एक बिंदु आपको समझना होगा। और कंपटीशन परीक्षा सब में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। जो बहुत बड़ी एग्जाम होती हैं उसमें बहुत छोटे इस चार्ट में से ही बहुत सारे प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। वर्णमाला का प्रश्न पूछा जाता है, शब्द का पूछा जाता है, वाक्य का पूछा जाता है। 100% इनमें से प्रश्न आपके जरूर प्रश्न इसमें से आपके 8-10 नंबर के प्रश्न निश्चित इसमें से पूछे जाते हैं। और आप अपने अनुभवी अध्यापकों से और भी इसके बारे में सलाह लेते रहना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्रिया की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अब आप समझ गए होंगे। एक तो होता है कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, 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 एक होता है भाववाच्य, भाववाच्य। अब आपकी समझ में एक बात ये आ जानी चाहिए कि सर आपने जो ये बताए हैं इधर तो वाक्य लिखा हुआ है सबके पीछे और इधर यहाँ वाच्य क्यों लिखा हुआ है? ये वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तो यहाँ हमने वाक्य क्यों नहीं लिखा? यहाँ वाक्य क्यों नहीं लिखा हमने आपको? हैं यहाँ वाक्य क्यों नहीं लिखा? आप लिख सकते हैं, कर्त वाक्य लिख सकते हैं, कर्म वाक्य लिख सकते हैं, भाववाच्य वाक्य लिख सकते हैं, क्यों नहीं? लेकिन ये वाच्य क्यों लिख दिए यहाँ पर? ऐसा मतलब क्रिया की दृष्टि से जो हमारे वाक्य बनते हैं वो 3 तरह के बनते हैं। और जो पहला प्रकार का जो वाक्य है वो कर्तवाच्य है, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। यानी कि जहाँ पर क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है, जहाँ पर क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है उसको कर्तवाच्य कहते हैं। जहाँ पर क्रिया कर्म के द्वारा की जाती है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। और जहाँ पर क्रिया ना कर्ता करता है ना कर्म करता है, कोई अन्य करता है, उसको हम भाववाच्य कहते हैं, उसको भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए ये जो वाच्य का यानी कि क्रिया की दृष्टि से जो टॉपिक है ये 10th क्लास में आता है, ये 10वीं कक्षा में आता है। 10वीं कक्षा में आता है, बहुत प्यारा टॉपिक है। ये 3 नंबर का टॉपिक आता है, यहाँ से कक्षा 10 में 3 नंबर का आता है। लेकिन आता किस तरह से है? वो कारक, काल और वाच्य, इस तरह आता है। कारक, काल और वाच्य, यानी कारक 1 नंबर का, काल 1 नंबर का और वाच्य 1 नंबर का। यानी कि 10वीं के बच्चों को यहाँ पर 1 नंबर का तरीका सीधा सा यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चों आप ध्यान दें,
10वीं के बच्चों से मैं संकेत कर रहा हूँ, बाकी की मैं 10वीं के बच्चों से मतलब क्या, मैं हिंदी के बच्चों से संकेत कर रहा हूँ। और हिंदी के बच्चों से भी मतलब क्या है कि जो किसी भी कंपटीशन में आना चाहते हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों से, मैं उन सभी छात्रों से, उन सभी बच्चों से मैं यहाँ ध्यान देने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप वाच्य की परिभाषा देने में आप बहुत बार गलती करते हैं। वाच्य की परिभाषा में वाच्य क्या होता है कि क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे वाक्य ही कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको वाक्य ही कहते हैं। क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ये आपको वाच्य की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए। वाच्य की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि क्रिया की दृष्टि से वाक्य के प्रकार को हम वाच्य कहते हैं। वाच्य आपके 3 होते हैं। इस तरह आपका ये कंप्लीट व्याकरण मैंने आपको ये 2 वीडियोज के द्वारा मैंने आपको व्यक्त किया है। इस प्रकार से आज मैं आपके इस टॉपिक को समग्र जो व्याकरण के लिए लेके आया हूँ मैं, इसको यहाँ पर हम बंद करते हैं। और नेक्स्ट अगले वीडियोज में हम आपके लिए आपके बुक से संबंधित अथवा आपकी ग्रामर का एक क्लास वाइज टॉपिक लेकर के हम आपको वीडियो जारी करते रहेंगे। और आप बच्चों अपने विद्यालय का जो चैनल है, टैगोर विद्यालय का जो चैनल है, उस विद्यालय पर आप इसे को देखते रहें और अच्छी तरह से इसको तैयार करते रहें। और मैं आपको अगले वीडियो के लिए अगले दिन आपसे फिर मिलूँगा। इस तरह से मेरा आप सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप इसको ध्यान देते रहें।